हमने जो इनविटेशन आपको एक्सटेंड की थी उसमें क्लियर कट दो चीजें हमने मेंशन की है। एक तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 1 साल कंप्लीट किया है उस पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा जो बड़गाम में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात होगी। आप सबको मालूम है कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप बिलखुसूस उमर साहब और फारूक साहब किस तरह वोकल थे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन हमने देखा कि जो ही इलेक्शन खत्म हुआ उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको मौका दिया, मैंडेट दिया, तो पहली कैबिनेट और पहली असेंबली सेशन में ये दोनों चीजें जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। 1 मिनट अगर आप साइलेंट करते प्लीज। लेकिन आपने देखा स्टेटहुड की रेजोल्यूशन जब लाई गई उस पर भी अपोजिशन की तरफ से, हमारी तरफ से कितना परस्यू किया गया कि उसमें भी लफ्जों का हेर फेर रखा गया था। आर्टिकल 370 की बात कही थी नहीं। आज जो उमर साहब आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, विद नो पावर टू परस्यू देम, जो उनके पास ताकत थी वो उनके पास एक मौका था जब इलेक्शंस यहां खत्म हुए तो उनको इंजीनियर रशीद साहब ने तब ही एक सजेशन दी थी। कहा था कि अगर हमारे पास 1 है या आपके पास 50 है, हम एक चीज इकट्ठे कर सकते हैं कि हम तब तक ओथ नहीं लेंगे जब तक कि नई दिल्ली हमें स्टेटहुड नहीं देती है। मैं रिपीट करूंगा, जो ही इलेक्शंस प्लीज हमने क्लियर किया था तभी इलेक्शन रिजल्ट निकलने के बाद ही कि जब तक दिल्ली स्टेटहुड नहीं देती है, जब तक बीजेपी स्टेटहुड नहीं देती है मरकज में, तब तक हम में से कोई ओथ नहीं उठाएगा। ये इंजीनियर साहब की तब भी जब वो इंटरिम बेल पर रिलीज हुए थे तब उन्होंने उमर साहब को सजेस्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से उमर साहब को इख्तिदार की लत पड़ी थी। वो गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, वो प्रोटोकॉल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लोगों की एस्पायरेशन और सेंटिमेंट्स को ताक रखकर एक विदाउट गिविंग एनी थॉट टू इट उन्होंने हुकूमत संभाली। आज 1 साल पूरा हुआ, उमर साहब ये बताए शाल देकर दिल्ली जाकर यस बॉय बनकर उन्होंने स्टेटहुड की प्रोग्रेस का हमें बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को बता दीजिए, जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया कि उस पर क्या पेश रखते हैं, क्यों अभी तक फेल हुए, क्या कभी उन्होंने इस बारे में कोई ऑल पार्टी मीटिंग की, क्या उन्होंने कभी कोई रोड मैप दिया अवाम को, अपने एमएलएज को इंक्लूडिंग, क्योंकि ये हम सब का मैनिफेस्टो में ये था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। क्या उन्होंने कभी अपोजिशन के एमएलए को बुलाकर अपने एमएलए को लेकर ये कहा कि हम किस तरह परसू कर सकते हैं, किस तरह प्रेशर कर सकते हैं सियासी तौर पर, किस तरह हम पॉलिटिकली रेजिस्ट कर सकते हैं? लेकिन एब्सोल्युटली नॉट। उनको इख्तिदार की लत थी, वो इख्तिदार एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह 370 के मामले पर आपने देखा कि उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन रैलीज में उन्होंने ये कहा था जो ही पहली असेंबली आएगी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन का कहीं नाम और निशान नहीं। आज फिर से असेंबली लगने वाली है। लोगों के लिए उनके पास 5 दिन है, खाली 4 या 5 दिन का बिजनेस है, वो गवर्नमेंट बिजनेस है, वो बाकी ऑबिचरी है, 2 दिन 3 दिन ऑफ है, 1 दिन इलेक्शन है। लेकिन इसमें भी उनको वक्त नहीं है कि लोगों के मामला डिस्कस कर सके। करेंगे क्या जब उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, चाहे वो सियासी तौर पर उनके वादे हो या फिर गवर्नेंस पर उनकी बात हो। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया है। तीसरी अहम बात जो हम सब पार्टियों का एक ही कॉमन मैनिफेस्टो में कॉमन पॉइंट्स थे, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, वो था रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इन्होंने इलेक्शन में पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन तक हर जगह ये कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लाएंगे, ये रिलीज के लिए कोशिश करेंगे। आज तक उमर साहब ये कहे कि क्या उन्होंने एक बार इसके बारे में कोई बात कही नई दिल्ली से, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स? बाकी की तो दूर की बात, वो अपने कुलीग जो एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद साहब है, जो 18 लाख वोटरों की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो 40% कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने अपने कुलीग के बारे में एक अल्फाज नहीं बोला। यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंसेस विद रशीद साहब,
but at least he had been your colleague. उनके बारे में तो कम से कम आप बात करते। ठीक है, आपको सियासी नाराजगी उनसे है, बाकी लोगों आम कश्मीरियों की बारे में बात कर लीजिए जिनसे आपने वोट लिया है। आपको पता है इनमें उन लोगों ने भी वोट किया है जिनके बच्चे मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद है। उन्होंने पहली बार वोट दिया, उनके वोट का कोई ख्याल तो रखते हैं। ऐसे करने से न सिर्फ अवाम बददिल होता है बल्कि इट इफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल। ऐसे ही महबूबा जी का समझ नहीं आ रहा है। महबूबा जी कह रही है शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो। क्या महबूबा जी का मतलब यह है कि उनको कभी छोड़ा ना जाए? हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि हमें रिलीज कराई दीजिए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो जेलों में, कश्मीर के जेलों के अंदर और बाहर, उनको रिलीज कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग देयर रिलीज, महबूबा जी एस्टोनिशिंगली डिमांडिंग शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। व्हाट डज दिस मीन, शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स? आप उनको जेल में ही खत्म करना चाहते हैं महबूबा जी? आप ये बता दीजिए। बदकिस्मती की बात यह है कि महबूबा जी उमर खालिद की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी वेलकम इट, उमर खालिद की बात कर रहे हैं, लेकिन उमर खालिद की बात कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद उनका कलीग रहा है, इंजीनियर रशीद एमपी है, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं। कुल मिला के अगर आप देखा जाए, इनको इंजीनियर रशीद के बाहर आने से डर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको पता है कि वो लोगों की आवाज है, और कई लोग, कई साथी, हमने चूंकि हमारा रीच आउट भी हो रहा है, लोगों से मिलते भी हैं, आपसे भी मिलते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए कि ये बात सही नहीं है कि लोग आज इंजीनियर रशीद को मिस कर रहे हैं। आज लोग यहां पर अपने आप को, जम्मू कश्मीर अवाम पॉलिटिकली ऑर्फन देख रही है अपने आप को इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद। क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सांबा का इशू हो लोगों का, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो करना का हो, चाहे वो पीर पंचाल का हो, चिनाब का हो, आपने हमेशा देखा कि इंजीनियर रशीद साहब हमेशा लोगों के लिए सड़क पर थे, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जेल में रहकर भी इंजीनियर साहब ने लोगों की बात की। आपने देखा उनके जो कुछ मिनट्स पार्लियामेंट के, वो इस बात की गवाही देगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा बात की बनस्बत 2 एमपीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और न सिर्फ उन्होंने बात की, बल्कि मैं जेल में रहकर साधना टनल और बाकी डेवलपमेंटल इश्यू जो है वो उन्होंने उनको सैंक्शन कराया और उनको परसू की जेल में चिट्ठियां लिख कर। तो इंजीनियर रशीद के तय मोहब्बत, लोगों की जो मोहब्बत है, लोगों से जो उनका शफकत है, मोहब्बत है, एहसास है कि उन्होंने उनको जेल में रहकर भी जिताया, उसकी हक अदाई करने के लिए इंजीनियर साहब को बिहार के न सलाखें न दीवारें रोक सकती है। पीएसए की बात हुई, पीएसए 1 साल हो गया, किसी ने चर्चा ही नहीं किया पीएसए पर, कोई मुंह ही नहीं हुआ। पीएसए तो असेंबली में कम से कम हम बिल ला सकते थे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इन्होंने मना किया था कि कोई बिजनेस आए, बिजनेस के बारे में हम असेंबली बिजनेस के बारे में पब्लिक बात करें। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह तनवीर सादिक साहब ने प्राइवेट मेंबर्स बिल को अपलोड किया। तनवीर सादिक साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सरकार के तर्जुमान हैं। सरकार के तर्जुमान को प्राइवेट बिल लाने की जरूरत क्या है? और वो ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इसको पास करा दीजिए। क्या उमर अब्दुल्ला चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपस में राब्ता नहीं है? क्या वो एज एमएलए होके भी उनको अपनी पार्टी में चलता नहीं है? जब रूलिंग पार्टी को, रूलिंग स्पोक्स पर्सन को, रूलिंग गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को प्राइवेट मेंबर्स बिल लानी पड़ेगी, ऐसे में आप इस सरकार की हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो ट्विटर पर कहते हैं कि हमने उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करते हैं, वी आर इंप्रेसिंग हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टू पास इट। वेरी एस्टोनिशिंग। रिजर्वेशन बच्चों का मसला था, हर जगह इन्होंने ये लोगों के साथ वादा किया कि हम रिजर्वेशन को पहले ही वी विल जस्टिफाई इट, किस तरह हम इसमें चेंज कर देंगे जिससे ओपन मेरिट कैटेगरी को इंसाफ मिलेगा। आगा साहब की कॉल थी, हमने ये नहीं देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी की कॉल थी, हमने भी शमूलियत की बच्चों के साथ, क्योंकि कॉमन इशू था। जहां पर भी कॉमन कॉज होगा, अवामी इत्तेहाद पार्टी किसी के पीछे भी खड़ा होने के लिए तैयार है। हम उनके पीछे खड़ा थे। हमने तब भी आगा साहब को आगाह किया चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, आगा साहब आप इनसे लिख के दीजिए
क्योंकि इस पार्टी की हिस्ट्री रही है धोखे की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। इन्होंने हमेशा अपने लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, कहीं ये आपकी इज्जत भी दांव पर न लगाए। टाइम गवाह है, आज एक साल हो गया, अभी भी पहले 6 महीने, फिर कैबिनेट फाइल, फिर लॉ डिपार्टमेंट, इतनी एब्सेंस है कि हमारी जनरल मेरिट स्टूडेंट्स की फाइल नहीं निकल पा रही है। इतना इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि ये ओपन नहीं करना चाहते। इसी तरह इन्होंने जॉब प्रॉमिस किए थे, 1 लाख जॉब्स हम देंगे। 1 लाख जॉब्स 1 साल हो गया, 20 साल कम से कम अभी तक अपॉइंट होने चाहिए थे, वो भी नहीं। इन्होंने कहा था कि हम जो भी जॉब फॉर्म्स भरेंगे उनसे पैसे नहीं लेंगे, वो लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। आपने देखा बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पर, कहीं कोई चीज दिख ही नहीं रही है। हायर एजुकेशन उन्होंने कहा था फ्री देंगे, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, वो तो इनके पास था, वो भी कहीं नहीं है। फिर एक और मसला इंपॉर्टेंट था, डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। मुझे बताए, ये सरकार बताए कि इन्होंने 1 साल में कितनी बार पहल की, कितनी बार ये कश्मीरी पंडितों के लीडरशिप से मिले या उनकी फैमिली से मिले। क्या उन्होंने इस बारे में कश्मीरी पंडितों से बात की? एक तो वो कश्मीरी पंडित जो यहां से निकले हैं, दूसरे वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने यहां से हिजरत नहीं की है, क्या उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपकी? फिर तीसरी बात यह है, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पर लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में यहां कश्मीरी पंडित लगे, क्या एक बार भी इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने या सरकार ने उनसे कोई बात की? ऐसा लगता है ये सरकार कहीं है ही नहीं, खाली गाड़ियों के बगैर, प्रोटोकॉल के बगैर। फ्री गैस और फ्री गैस, सतीश शर्मा जी ने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों कहा था कि हमने सारा फाइनलाइज कर लिया है, चीफ मिनिस्टर साहब आपका अनाउंसमेंट करेंगे, न्यू ईयर गिफ्ट होगा। पुराना न्यू ईयर तो हो गया, नया न्यू ईयर आ रहा है, अभी तक फ्री गैस कहीं है नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पहले कहा 200 यूनिट सबको मिलेंगे, फिर असेंबली में, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं, आई एम स्पेसिफिक टू द इश्यूज। फिर ये कहा कि हम एवाई वालों को फ्री ये देंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एवाई बीपीएल सारे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनका एक भी कमरा है, एक ही कमरा है, उनको भी 1500 बिल आती है। जो बाहर बेचारा रेडे वाला है, हैंड टू माउथ है, उसको भी 2000-2500 बिल आती है। वो जब बेचारा अपने फैमिली को मुश्किल से रोजगार दे रहा है, वो ऐसे में 1500-2000 रुपए कैसे बिल अदा करेगा? और ये तो प्रॉमिस, उसने बेचारे ने वोट दिया था विद दिस प्रॉमिस कि मेरा ये मसला हल होगा। इस रेडे वाले, ये जो रेडे वाले हैं या बाकी जो गरीब लोग हैं, एवाई है, उनके बारे में क्या, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है? फिर डेली वेजर्स है, ये एक अहम मुद्दा था, हम सबका एक कॉमन मसला था, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो है, एडहॉक है, उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है। या एसपीओज की आप देख रहे हो किस तरह उन बेचारों का क्या हाल है, उनके बारे में कोई बात नहीं। कुल मिला के अगर आप ये कहें कि ये कंप्लीट फेलियर है, एनसी गवर्नमेंट का अगर दूसरा नाम आप कंप्लीट फेलियर रखेंगे, एनसी's थाई नेम इज ए फेलियर, तो गलत नहीं होगा। इनके पैम्पलेट पर एक स्लोगन लिखा था, वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स, लेकिन ये बात सही है, वो हमेशा अपने वर्ड पर कायम रहे, लेकिन जब तक इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद वो कायम नहीं रहते। उसके बाद उनके पोस्टर पर 1-2 वर्ड्स को और लिखे थे, ए क्लीन पास्ट। बिल्कुल हम सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना क्लीन पास्ट है, करप्शन में, निपोटिज्म में, फेवरेटिज्म में, रेटेपिज्म में। सो उन्होंने उनकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस भी हॉलो हुए हैं। फिर एक और वर्ड लिखा था, ए क्लीन पास्ट, ए क्लियर प्रेजेंट। बिल्कुल क्लियर प्रेजेंट है हमारे पास, फुल विद ब्रोकन प्रोमिसेस, एक वादा पूरा नहीं किया है। फिर लिखा है कोरेजियस एक्शन। इस तरह पीछे बैठे हैं, इस तरह पीछे जैसे डेली वेजर्स होते हैं बेचारे कहीं, ऐसे बैठे। इफ साइलेंस ऑन इनजस्टिस मीन्स being the courageous, then Umar Utla and his national conferences, we should accept they are the courageous people here. वो बड़े क्या जुर्रतमंद है। और ए सिक्योर फ्यूचर, ये इनके पैम्पलेट में लिखा था, लास्ट वर्ड ए सिक्योर फ्यूचर, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ये सिक्योर फ्यूचर है, लेकिन अपने एमएलएस के लिए, क्योंकि उनको बंगले भी मिले और सरकारी गाड़ी भी मिली, उनके लिए सिक्योर फ्यूचर है, लेकिन
आज भी किस तरह ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एसपीओज, डेलीवेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, आम लोग जेलों में नजरबंद किस तरह आज भी परेशान हैं, ये चीज हम आपके सामने है। तो आखिर में जो हमारा सेकंड एजेंडा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो था बडगाम बाई इलेक्शन। एक और दे हैव हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। उमर साहब को जब गांधरबल और बडगाम से लड़े तो उनको पूछा गया था बडगाम में कि अगर आपने दोनों जगहों से जीता तो आप कौन सी जगह छोड़ेंगे, हमें शक है कि आप कहीं गांधरबल वापस न चले जाए। ये बडगाम के लोगों ने उनसे सवाल किया था, क्योंकि बडगाम हैज बीन ऑलवेज इग्नोर्ड। आप देख लीजिए, वो कुछ ही किलोमीटर श्रीनगर कैपिटल से दूर है, लेकिन आज भी वो आपको 30-50 साल बैकवर्ड लगेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और अदर थिंग्स। तो उमर साहब ने ये कहा था कि जो मुझे सबसे ज्यादा वोट देगा, ये देख लीजिए, जो मुझे सबसे ज्यादा वोट देगा मैं उस सीट को रिटेन कर लूंगा। ये उमर साहब का प्रॉमिस था और इनकी हिस्ट्री रही है झूठ बोलने की, धोखा देने की। बडगाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर से धोखा मिला। उमर साहब को सबसे ज्यादा वोट बडगाम से मिले और बडगाम को इन्होंने आज धोखा दिया। अब बडगाम के लोगों पर सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमने देखा भी कई हफ्तों से हम बडगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गांव में, हर पंचायत में जा रहे, जो हमने देखा है उसमें एक क्लियर कट है कि वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। लिहाजा हमने वहां से एक प्रोमिनेंट जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके फादर ने भी काफी काम किया है टफ टाइम्स में, जब यहां पर टर्माइल था, वायलेंस थी, तब भी उन्होंने काम किया था लोगों के। सरफराज खान, उनके बेटे नजीर अहमद खान साहब को हम आज अपना नॉमिनेट करते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से हल्के इंतखाब बडगाम के लिए। वो डीडीसी चेयरमैन भी रहे हैं बडगाम से। आपको पता होगा कि किस तरह जो ही ये सरकार बनी, उन्होंने एनसी और बीजेपी ने मिलकर नजीर खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाया। नजीर अहमद खान साहब के बारे में आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा कि वो काफी ईमानदार आदमी है, काफी ज्यादा ईमानदार आदमी है। ये चीज मुझे आपको उसके बारे में जरूरत नहीं है बोलने की। साथ में एक चीज और मैं भूल गया था मेन एजेंडा में, डायलॉग प्रोसेस। डायलॉग में लद्दाख के साथ नई दिल्ली बात कर रही है, बीजेपी सरकार बात कर रही है। इवन तालिबान के क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर भी, वजीर खारजा है, उनके साथ भी बात हुई है, लेकिन हमारे साथ बात क्यों नहीं हो रही है, कहां पर कमी है? इस सवाल का जवाब भी, इस पर भी इंट्रोस्पेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को करना चाहिए। क्या हमारे जो हमने चुने हुए लीडर्स भेजे हैं, क्या उनकी वीक पर्सोन्स हैं कि अगर दिल्ली में भी, दिल्ली लद्दाख बात कर सकते हैं, दिल्ली तालिबान भी बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली और कश्मीर बात नहीं हो रही है? उमर साहब को इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे जिम्नी याद आया, क्योंकि आज मैं सुबह देख रहा था फॉरेन मिनिस्टर साहब को जो तालिबान के हैं वो विजिट पर आए, हम उसको खैर मकदम करते, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके साथ डायलॉग हुआ है, वो वेलकम इट, लेकिन साथ ही में हम उमर साहब को इस बारे में भी इंट्रोस्पेक्ट करने का मुतालबा करते हैं, कम से कम वो इस चीज को मुतालबा करें। तो हमारे बडगाम से आप नजीर अहमद खान साहब होंगे।